हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस ब्रिज कोर्स के लिए प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे बीएड शिक्षकों के लिए, जो कि अनिवार्य रूप से होने वाला प्रशिक्षण है 6 महीने का। दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लिया करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अब तक इस चैनल पे पेपर 1 के चैप्टर 1, चैप्टर 2 के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं व्याख्या सहित। आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 के पार्ट 3 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक आपका छूट जाए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के इस सेशन में क्या कुछ खास है और हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो सब टॉपिक है वह है मन। तो इससे एनआईओएस ने अब तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं और जितने प्रश्न बन पाते थे, मैंने सारे प्रश्नों को इसमें रखा है। आप देख सकते हैं कि 5 प्रश्न हैं जो कि शॉर्ट टाइप होने वाले हैं। अगर वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी इससे आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर इन सारे प्रश्नों को मिला के प्रश्नों की प्रवृत्ति या जो इसका नेचर है वह लॉन्ग टाइप का रखा जाए तो भी वह आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कितने प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, तो यह है, मन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मन और व्यवहार में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा में मन का क्या महत्व है। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वह है, मन की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, अगर इसी टॉपिक से अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाए तो वह ऐसा हो सकता है कि मन क्या है इसकी परिभाषा लिखिए तथा इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करते हुए मन की विशेषताएं बताइए और शिक्षा में क्या महत्व है वो भी बताइए। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन जो कि मैंने इस सेशन में रखे हुए हैं इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इस सब टॉपिक से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको आप इजीली कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मन क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। उत्तर देखिए, मन एक अमूर्त अभौतिक इकाई है जो चेतना, विचार, भावना, स्मृति, इच्छा और बोध जैसी मानसिक प्रक्रियाओं को उत्पन्न करती है। यह मस्तिष्क की वह क्षमता है जो हमें सोचने, समझने, निर्णय लेने और अनुभव करने में सक्षम बनाती है, जो हमारे व्यवहार और दुनिया को देखने के तरीके को नियंत्रित करती है और इसे अक्सर विचारों का समूह या मानसिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम सबके पास मन है, हम उसके बारे में सोचते हैं या हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं तो वह ख्याल सबसे पहले हमारे मन और मस्तिष्क में ही आता है। हम अपनी भावनाएं, स्मृति, इच्छा, बोध जैसी मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं उसको उत्पन्न करने का एक साधन भी इसे ही मानते हैं और मन ही ऐसी चीज़ है जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने का अनुभव कराने में सक्षम होती है। बात करते हैं मन की परिभाषा की, तो अलग अलग जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपना अपना अलग परिभाषा दिया मन के बारे में। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और कुछ प्रमुख प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट के परिभाषाओं के बारे में। तो विलियम जेम्स के अनुसार मन चेतन अनुभवों की एक सतत धारा है। माइंड इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मैकडूगल ने कहा कि मन मानसिक शक्तियों का वह संगठन है जो मानव व्यवहार को दिशा देती है। गॉर्डन मर्फी के अनुसार मन वह कार्यात्मक प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे सिर्फ मन की परिभाषा पूछी गई थी जिसमें मैंने
जितने भी प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट थे उनकी परिभाषाओं को ऐड किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें होने वाला है मन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं उत्तर 2, मन के प्रमुख कार्य। मन मानव व्यवहार का आधार है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा समझता है और वातावरण के साथ समायोजन करता है। दोस्तों, आपको पता है कि मन हमारे मानव व्यवहार का आधार ही है। अगर हमारा मन किसी काम को करने में लगता है तो हम वो काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है तो उस काम में या तो कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है या तो हम बहुत बेकार तरीके से उस काम को करते हैं। तो देखा जाए तो हमारे जो कार्य हैं या हमारे जो अनुभव हैं वह हमारे मन पे ही निर्भर करते हैं। आइए देखते हैं कि मन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। पहला है सोचना, यानी कि थिंकिंग। मन व्यक्ति को विचार करने, तर्क लगाने और समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता करता है। सोच के बिना सीखना संभव नहीं है, यानी कि थिंकिंग, सोच। अगर इंसान सोचेगा तभी कोई कार्य करेगा और सोचने के लिए हमें मन की आवश्यकता होती है। मन ही है जो हमें तर्क लगाने और समस्याओं के समाधान खोजने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा देखिए, स्मरण शक्ति, यानी कि मेमोरी। मन का यह कार्य अनुभवों को संग्रहित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः स्मरण करने से संबंधित है। दोस्तों, जो हमारा मन है उसका जो काम है वह स्मरण करने का भी होता है। हमारे मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं और जब उस चीज़ की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में होती है या हमारे जीवन में उस समय होती है कि वहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता है और ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारे मन में या हमारी स्मरण शक्ति में वो सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं और हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। कल्पना, इमेजिनेशन। मन में नए विचार, चित्र और परिस्थिति और कल्पनाओं को उत्पन्न करता है, जिससे सृजनात्मकता का विकास होता है। देखिए, मन का एक प्रमुख कार्य कल्पना करना है। जैसे अगर हम कल्पना करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं और हमारे ब्रिज कोर्स में 40 की जगह 80% आ जाए, तो यह हमारी कल्पना है और उस कल्पना को पूरा करने का काम हमारा ये मन ही करता है। हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसके कार्य के लिए हम अपना पूरा एफर्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन करने का कार्य भी मन का ही है, जिससे व्यक्ति में सृजनात्मकता का विकास होता है। आगे देखिए, भावनाओं की अनुभूति, यानी कि इमोशंस। मन के माध्यम से व्यक्ति प्रेम, भय, क्रोध, आनंद आदि भावनाओं का अनुभव करता है, जो व्यवहार को प्रभावित करती है। जितनी भी भावनाएं हैं हमारे अंदर, उसको कंट्रोल करने का या उसके व्यवहार को प्रभावित करने का कार्य हमारे मन का है। जैसे प्रेम का, भय का, क्रोध और आनंद जैसी भावनाएं हमारे मन में ही उत्पन्न होती हैं। इच्छा एवं संकल्पना, विल पावर। मन व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर मन में ठान ली जाए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें इंटरनली मोटिवेट कर रहा है। तो मन का एक काम है कि वह हमारी इच्छा शक्ति और हमारे संकल्प को बनाए रखता है या उस कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ध्यान एवं एकाग्रता। मन किसी एक विषय या कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, जो सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप ध्यान एकाग्र करके कोई काम करेंगे तो आप आसानी से और बहुत सहज तरीके से किसी काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठे लेकिन आपका मन एकाग्र नहीं है, तो आप 2 घंटे भी किताब लेके बैठेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन जब आपका मन एकाग्र होगा तो 10 मिनट भी बैठ के आप किताब लेके या कोई वीडियो ही देख के कुछ सीखना चाहेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो मन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह एकाग्रता और ध्यान लगाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है निर्णय लेना। विभिन्न विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन मन का एक महत्वपूर्ण कार्य है।
दोस्तों, जब आपके सामने बहुत सारा विकल्प हो, मान लीजिए अगर किसी बच्चे की बात की जाए और उसके पास बहुत सारे पेन हों और उसको सिर्फ एक का चयन करना है, तो वह अपने लिए बेस्ट पेन का ही चयन करेगा। उसको उसके हिसाब से जो पेन उसके लिए सबसे उचित है, वह उसी का चयन करेगा। तो मन का एक कार्य यह भी है कि वह विकल्पों में से सबसे उचित विकल्प का चयन करे। हालांकि यह बाद में सिद्ध हो पाता है कि जो विकल्प उसने चयन किया है वह सही है कि नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी चीज़ें या जितने भी सर्कमस्टांसेस उसके सामने बनती हैं, उसमें वह सबसे बेस्ट चुनने का ही प्रयास करता है। अगला है व्यवहार का नियंत्रण। मन व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक उग्र बालक है, आप उसको प्रतिदिन समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो सोचता है कि मुझे मेरे शिक्षक प्रतिदिन समझा रहे हैं, और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। वह व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है? जब वह अपने आप पे नियंत्रण करता है। वह जान जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है और अपने आप को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करता है। तो मन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि व्यवहार में नियंत्रण रखे। शिक्षा में महत्व। इन कार्यों के कारण ही शिक्षक समझ पाता है कि छात्र कैसे सीखता है, उसकी रुचियाँ क्या हैं और उसे किस प्रकार पढ़ाया जाए। दोस्तों, किसी भी शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपने छात्रों की रुचियों, उसकी कमियों और उसके अधिगम की गति का पता लगाए। जब तक शिक्षक अपने छात्र की कमियों और रुचियों का पता नहीं लगाएगा, तब तक उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। निष्कर्ष देखते हैं कि मन के सभी कार्य आपस में जुड़े हुए हैं और मिलकर मानव के संपूर्ण व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मन और व्यवहार में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मन और व्यवहार में गहरा संबंध है क्योंकि मन की सोच, भावनाएं और मानसिक प्रक्रियाएं जैसे विश्वास, धारणाएं सीधे व्यक्ति के कार्यों, व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और शिक्षण में मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि छात्र कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, ताकि प्रभावी शिक्षण विधियां बनाई जा सके जिससे छात्र का संपूर्ण विकास हो सके। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित और सफल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मन और व्यवहार में गहरा संबंध है। व्यक्ति का जो मन है वह उसके व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मन का व्यवहार के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। जो मन है वह व्यवहार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। बच्चे का व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह कैसे सीख सकता है, शिक्षक उसको बेहतरीन तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं। उनकी रुचियों और उनकी क्षमताओं का पता भी शिक्षक उनके मन और व्यवहार को देख के ही पता लगा सकते हैं। आगे देखिए, मन और व्यवहार का संबंध ये कैसे आपस में जुड़े होते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं और क्रियाएं। मन सूचनाओं को संसाधित करता है, विश्वास बनाता है और दुनिया को समझता है, जो सीधे व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे खतरे को समझना और रक्षात्मक व्यवहार करना। देखिए, जो मन है वह आपके व्यवहार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है और पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और अचानक से शेर आ जाए, तो शेर को देख के आप समझेंगे कि खतरा है और उसी अनुरूप व्यवहार करेंगे। आप या तो वहाँ से भागने का प्रयत्न करेंगे या तो वहाँ से छिप जाने का प्रयास करेंगे। तो मन हमारे व्यवहार को परिलक्षित करता है। प्रेरणा और उद्देश्य। मन में निर्धारित उद्देश्य और इच्छाएं जैसे सीखना व्यवहार को दिशा देती हैं और उसे प्रेरित करती हैं। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार ही सीखने का आधार बनता है। दोस्तों, अगर हमारे मन में कोई उद्देश्य निर्धारित हो गई है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार को दिशा देने के लिए खुद को मोटिवेट करते हैं। वो मोटिवेशन इंटरनली हो सकता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है।
आप बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे के शिक्षक द्वारा मोटिवेट किया जा सकता है। और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने के लिए बच्चा सीखना प्रारंभ करता है या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही बच्चा कार्य करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं भावनाएं और प्रतिक्रियाएं। व्यक्ति की भावनाएं जैसे खुशी, डर उसके व्यवहार को बदलती हैं। एक सकारात्मक मानसिक स्थिति खुलेपन और भागीदारी को बढ़ावा देता है। देखिए, जो हमारा मन है, अगर हमारा मन खुश है तो हम सकारात्मक चीज़ें करेंगे। अगर हमारे मन में डर है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो डरा महसूस करेगा, वह किसी भी काम को अच्छा नहीं कर पाता है। और बच्चा जो भी करता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है। तो जब तक बच्चा एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में नहीं होगा, वो कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। अतः जो भावनाएं हैं और प्रतिक्रियाएं हैं वह बहुत ही बच्चे के लिए प्रभावी होती हैं। अचेतन प्रेरणाएं। कई बार छात्र बिना किसी स्पष्ट कारण के व्यवहार करता है जो उनकी अचेतन प्रेरणाओं या दमित भावनाओं से जुड़ा होता है, जिसे मनोविज्ञान समझता है। ऐसी प्रेरणाएं, जब बच्चा ऐसा कोई व्यवहार करे जो हमें समझ नहीं आता कि आखिर क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में अचेतन प्रेरणाएं होती हैं या ऐसी भावनाएं होती हैं जो दमित की गई हों या जो दमन हो, या बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो और वह अपनी बातें कहीं कह नहीं पा रहा हो, वह वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहा हो। तो इसको समझने के लिए मनोविज्ञान ने इसे अचेतन प्रेरणाओं का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शिक्षा में मन का क्या महत्व है? आखिर हम मन क्यों पढ़ रहे हैं? क्या औचित्य है हमें पढ़ने का? हमें तो ब्रिज कोर्स के लिए पढ़ाई करनी है, लेकिन हम मन क्यों पढ़ें? आखिर क्या महत्व है? चलिए देखते हैं। शिक्षण यानी कि पेडागोजी में मन का महत्व। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि NEP 2020 ने बच्चे को भगवान स्वरूप माना है, यानी कि जो आजकल की शिक्षा है वो पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित है। बच्चा हर तरीके से सेंटर्ड में होता है और शिक्षक की भूमिका मात्र एक मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में होती है। अतः हमें विद्यार्थी को समझने के लिए सबसे पहले उसके मन को समझना आवश्यक है। चलिए बात करते हैं विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की। यानी कि मनोविज्ञान बताता है कि हर छात्र का मन अलग होता है, उसकी रुचि क्षमताएं सब अलग होती हैं, जिससे शिक्षक व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियां बनाते हैं। दोस्तों, आप सारे लोग ही पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में, और आपके प्रत्येक क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो भिन्न क्षमताओं के होंगे, उनकी रुचियाँ भिन्न भिन्न होंगी। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो मैथ में भी अच्छा होगा, उसको मैथ के सवाल अच्छे आते होंगे। तो जो बच्चा मैथ में अच्छे सवाल कर लेता है और उसको आप कह देंगे कि ड्राइंग बनाए, तो वो नहीं बनाएगा या फिर वो बोर हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्र के रुचियों के अनुसार या उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें काम दे, जिससे उनकी जो अधिगम है वो और भी स्ट्रांग हो और बच्चा बोर ना हो और उसे प्रत्येक दिन यह लगे कि उसने कुछ नया सीखा है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी शिक्षण विधियाँ। व्यवहारवाद जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताते हैं कि करके सीखना, खेल खेल में सीखना और करके सीखना जैसी विधियाँ ज़्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि वे छात्र के व्यवहार और मानसिक जुड़ाव पर आधारित हैं। दोस्तों, आप सबने अपने स्कूल में देखा है कि अगर आप बच्चों को किसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाते हैं या खेल खेल में सिखाते हैं, तो बच्चा उन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करता है, बहुत बहुत जॉयफुली काम को करता है, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाता है। और जो बच्चे अपने से करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, वो अधिगम और भी ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरह की जो शिक्षण विधियाँ हैं वह बच्चे के मानसिक जुड़ाव पर आधारित होती हैं, उनके व्यवहार पर आधारित होती हैं। अतः बच्चे के मन मस्तिष्क को समझने के लिए हमें उनके मन को समझने के लिए ये काम करना चाहिए कि जिस तरीके के खेल और जिस तरीके की एक्टिविटी से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें, उनको वैसे ही सिखाना चाहिए। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। मनोविज्ञान यह समझने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम बच्चों की आयु, रुचि और मानसिक स्तर के अनुकूल कैसे हो और मूल्यांकन के नए तरीके क्या हो। दोस्तों, आपको पता ही है कि NEP 2020 में जो मूल्यांकन का
मूल्यांकन की प्रक्रिया है वह बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अब ये समेटिव असेसमेंट पे जोर नहीं देते, अर्थात फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि रचनात्मक मूल्यांकन है उस पर जोर देता है एनईपी 2020। वह कहता है कि मूल्यांकन का जो तरीका है वो सतत होना चाहिए। बच्चा रोज अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ सीख रहा है तो उसका मूल्यांकन भी उसी स्तर का होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेरणा बढ़ाना। शिक्षक छात्रों की आंतरिक प्रेरणा, सीखने की खुशी को जगाकर उन्हें सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि उनके व्यवहार यानी कि पढ़ाई में भागीदारी को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बच्चे को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी गई है जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे अंदर से मोटिवेट होते हैं, आंतरिक प्रेरणा उन्हें मिलती है, तो वह अच्छा काम कर सकते हैं। उनका जो व्यवहार है वह उनके पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होकर उसको बेहतर बनाने का कार्य करता है। समग्र व्यक्तित्व विकास। मन का संतुलित विकास, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। समग्र व्यक्तित्व विकास मन का संतुलित विकास, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। मन जो है वो व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, जैसे कि भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि है मन की विशेषताएं लिखिए। आइए देखते हैं उत्तर। चंचलता और अस्थिरता। मन एक पल में शांत तो दूसरे पल में कई विचारों में भटकता रहता है। यह भूतकाल और भविष्य में गोते लगाता है। दोस्तों, सबके पास एक मन है और इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा मन कितनी जल्दी जल्दी बदलता है। मान लीजिए आप अपने स्कूल में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सडनली आपको अपने घर या अपने बच्चे का ख्याल आया, तो आपका मन अपने घर चला आता है, यानी कि आप अपने घर, अपने बच्चे के बारे में विचार करने लगते हैं। तो मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही लिख सकते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अमूर्त और अदृश्य, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। यह केवल विचारों, भावनाओं और चेतना के रूप में प्रकट होता है। यानी कि मन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है। हम इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। यह सिर्फ एक फीलिंग है और यह हमारे विचारों में और हमारे चेतनाओं में प्रकट होता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का केंद्र। यह चिंतन, स्मरण, निर्णय, बुद्धि और बोध जैसी शक्तियों का स्रोत है। यानी कि जो मन है उसके अंदर ही चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है, स्मरण यानी कि हमारी स्मृति की प्रवृत्ति होती है, डिसीजन मेकिंग होता है यह मन, और बुद्धि और बोध जैसी शक्तियों का ये स्रोत होता है। इच्छाओं और भावनाओं का उद्गम। मन ही हमारी आशाओं, सपनों, सुख, दुख और विभिन्न भावनाओं को जन्म देता है। दोस्तों, अगर आपका मन है कि आप स्कूल में बैठ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं है पढ़ने में, और आप बैठे बैठे कल्पना करते हैं कि यह बच्चा क्लास का सबसे टॉपर बच्चा बन जाए, तो कहीं ना कहीं यह हमारे मन की इच्छा है, ठीक है। तो मन में ही हम आशा, सपने, सुख, दुख, कल्पनाएं, ये सारी भावनाओं को देखते हैं। एकाग्रता और ध्यान। यह ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है, हालांकि यह आसानी से विचलित भी होता है। मन जो है वह बहुत चंचल और अस्थिर होता है, और मन को अगर आप पढ़ते वक्त एक जगह स्थिर करके पढ़ रहे हैं तो यानी कि उस समय आपका मन एक केंद्र पे है। क्योंकि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हों और बगल में आके कोई फ़ोन बजता है तो आपका ध्यान तुरंत उस फ़ोन पे चला जाता है, तो मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। या कोई बच्चा है सड़क पे चल रहा है और उसका ध्यान विचलित हो जाता है सड़क पे चल रहे एक गुब्बारे वाले को देख के। तो मन में एकाग्रता और ध्यान दोनों चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ मन बहुत अस्थिर और चंचल भी होता है। सीखने की अनुकूलन की क्षमता। अनुभवों से सीखकर यह व्यवहार और समझ के पैटर्न को अस्थायी रूप में बदल सकता है। अभौतिक होते हुए भी शक्तिशाली। दोस्तों, मन एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, आप इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम इसको अभौतिक होते हुए भी शक्तिशाली
कह सकते हैं। यह शरीर के लिए एक अभौतिक इकाई है जो शरीर और मस्तिष्क के कार्यों को नियंत्रित करती है, जैसे कि योजना बनाना और कार्य करना। दोस्तों, हम कोई भी योजना जब बनाते हैं तो वह हमारे मन में सबसे पहले उसका ख्याल आता है और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हम जो व्यवहार करते हैं वह भी हमारे मन द्वारा ही कंट्रोल होता है। आगे देखिए, प्रतिबिंब और आत्म जागरूकता। मन स्वयं पर विचार कर सकता है और स्वयं को देख सकता है, जिससे विचारों के भीतर विचार उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे NIOS ब्रिज कोर्स में पूछे हुए, मैंने उन सारे क्वेश्चनों को रखा है और उसके आंसर रखे हैं, ताकि आपको अपनी परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। बात करते हैं कि आगे आने वाले सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो अगले सेशन में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि बुद्धि का होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड सारी परिभाषाएं और उसके आंसर्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। आप वीडियो पूरा एंड तक देखा करें। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए अध्ययन सेतु। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।